बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाजरीन, अद्वियात के खाम माल पर दरामदी टैक्स अभी तक बरकरार है 17% के हिसाब से जो गुज़श्ता हुकूमत ने लगाया था। इससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी परेशान है और इस बात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर ये टैक्स ख़त्म ना किया गया तो इससे मार्केट में बाज़ अद्वियात नायाब हो जाएंगी और अद्वियात की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इस पर हुकूमत ने फैसला किया है, इस बात का इंदिया दिया है कि अगर PPMA जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, अगर वो हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी करा दे कि वो कीमतें नहीं बढ़ाएंगी तो फिर इस टैक्स को वापस लेने पर गौर किया जा सकता है। अब दूसरी जो बात, ड्रैप ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसने बाज़ अद्वियात की तैयारी पर पाबंदी लगा दी है और ये बड़ी ज़रूरी अद्वियात हैं। इनमें से कई एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं। इन अद्वियात की तैयारी पर पाबंदी अचानक क्यों लगाई है, इसके पीछे क्या मकासद हैं, आज के प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक और एग्रीकल्चर का इशू कि इस हुकूमत ने खाद की कीमतों में कमी की है, लेकिन खाद की कीमतों में कमी तो कर दी, ब्लैक मार्केटिंग अब भी हो रही है, अब भी किसान को उस कीमत पर खाद नहीं मिल रही जिसका ऐलान हुकूमत ने किया है। इस बात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शहरियार नासिर साहब और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उबैद अली साहब ने। डॉक्टर उबैद अली साहब ड्रैब के सीनियर ओहदेदार रह चुके हैं और आजकल एडवाइज़र हैं सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर शहरियार से कर लें पहले। जी जरूर जरूर। जी डॉक्टर साहब, ये जो मैंने इंट्रो में बात की, एक तो अद्वियात पे, खाम माल पे जो सेल्स टैक्स है, इस इशू को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ड्रैप ने अचानक पाबंदी लगा दी है कुछ अद्वियात की तैयारी पर। ये अद्वियात पहले बताएं कि ये है कौन सी और इस पर पाबंदी लगाने का मकसद क्या है। देखें, जो ड्रैप ने कुछ एक जो स्ट्रेंथ हैं अद्वियात की जिनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है, वो ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या ड्रैप ने जिनको अप्रूव किया हुआ जो इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है। तो उससे एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जी इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे क्योंकि डोज जो है वो ओवर हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने कुछ एक मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये आप बनाने बंद कर दें अनटिल अनलेस, चूँकि हम लोग एक उस ड्राइव में हैं कि जी हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए कि उसका लोकल इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा और बाकी बहुत सारे सवालात हैं, जैसा कि अगर आपने ये एक ममनुआ स्ट्रेंथ है। ये जो दवा है डॉक्टर साहब जिसमें जी डिक्लोफेनिक जी पोटाशियम है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये दवाइयाँ तो एक अरसे से नहीं इस्तेमाल हो रही पाकिस्तान में, साल हर साल से भी कह सकते हैं। बिल्कुल साला साल से हैं। और अगर आपने ये सस्पेंड करना ही था इनकी इस स्ट्रेंथ को या इस SKU को, तो आपने इसका अप्रूवल क्यों दिया था। ये भी डॉक्टर उबैद साहब से भी हम जानेंगे कि जो साइंटिफिक एक लॉजिक है इसके पीछे वो क्या है। जहाँ तक मेरा ख्याल है जो अच्छा, हमने इसके ऑब्जर्व किया। ये डॉक्टर उबैद साहब तो हमारे साथ टेलीफोन पे हैं ही, जी उनसे बिल्कुल। बात करते हैं। इस सारी जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने वाले जो ड्रैब के इस वक्त अहदेदार हैं, उनका नाम भी डॉक्टर उबैद उनका ही है। नाम भी उबैद है हमने बिल्कुल। कोशिश की कि उन डॉक्टर उबैद साहब से भी गुफ्तगू हो सके, लेकिन वो कैमरे पे आने से गुरेजा है, इसलिए हम डॉक्टर उबैद अली साहब आपसे गुजारा करते हैं। आप भी तो ड्रैब के सीनियर ओहदेदार रह चुके हैं, ये तो बाद में जानेंगे कि अब क्यों नहीं है आप। लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो ड्रैप ने पाबंदी लगाई है अद्वियात की तैयारी पर, बाज़ अद्वियात की तैयारी पर, आप इसको कैसे देखते हैं। देखिए, जो आपने डिक्लोफेनिक सोडियम की बात की है, तो मैं एक साइंसी तवाज़ुन पे बात करने की कोशिश करता हूँ कि ड्रैप ने जो पाबंदी लगाई है वो ये कहकर लगाई है कि जिस डोज में डिक्लोफेनिक सोडियम पाकिस्तान में दस्तियाब है, इस डोज में जो रेफरेंस कंट्रीज है वहाँ पे दस्तियाब नहीं है। यानी कि फर्स्ट कर लीजिए, डिक्लोफेनिक की हम बात कर रहे हैं, तो जिस डोज में पाकिस्तान में आप आवाम को दे रहे हैं, उस डोज में जो आपका रेफरेंस कंट्री है वहाँ पर उसके ऊपर ट्रायल नहीं किया गया, उसको अप्रूव नहीं किया गया, वहाँ पे दस्तियाब नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल वजह है। तो पहले तो ये पूछा जाए कि पहले इसको अप्रूव कैसे किया गया था, वो गलती कहाँ पे हुई थी, ताकि वो गलती दोबारा दोहराई ना जा सके। लेकिन दूसरी तरफ हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो डोज अवेलेबल है, क्या ये डोज डेली डोज से ज्यादा है? तो ऐसी बात नहीं, डेली डोज से ज्यादा नहीं है। अब एक चम्मच आप चीनी खा रहे हैं या आधा चम्मच करके 2 बार खा रहे हैं, तो इसमें क्लिनिकल स्टडीज जो है नहीं की जाती। इसमें हम एक ब्रिजिंग करते हैं कि ब्रिज बनाते हैं पिछले डाटा को आगे डाटा के साथ।
तो ये इकदाम एकदम ले लेना कि जिसको आपने अप्रूव कर दिया था, जो मार्केट में दस्तयाब था, ये समझ लेना कि वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये असम्पशन कहलाता है। मफूजों पे दुनिया नहीं चलती, क्योंकि आप पिछले साल से बाजार में इस दवा को अपनी जगह दी हुई है। तो पिछले साल में जो नॉइज था, आपका जो अलार्म था, नॉइज और सिग्नल जो थे वो क्या थे खतरे के, उसके बारे में हमें बात करना जरूरी होगा कोई एक्शन लेने से पहले। अच्छा, अगर मौजूदा दुनिया में ये नहीं है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी दुनिया में दस्तयाबी से क्या नुकसान जो हैं वो ट्रिगर हुए और हम कैच नहीं कर सके, ताकि हम उस नुकसान के जिम्मेदार भी बने। कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 10 साल तक चलने दिया और इससे साल में अगर फर्स्ट कर लीजिए कि 2 लोगों को नुकसान पहुंचा, किसी की किडनी गई या मरे, तो उसका जिम्मेदार ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है या कंपनी है। मेरे नज़र में जो मैक्सिमम डोज है वो अभी भी सेफ साइड पर है, तो हम ये जरूर कहते कि ड्रग इस डोज से ज्यादा ना ली जाए या ड्रग इस कंडीशन में ना दी जाए। ये बात आप लेवल पे लगवा लेते तो बात काफी होता, इंस्टेड के आप इसको बंद करवाएं। डॉक्टर साहब, इसको तो ना सिर्फ बंद करने का कहा गया है, बल्कि ये नोटिस ये जारी किया गया है कि जो स्टॉक इस वक्त मार्केट में है उसको भी फौरी तौर पे उठा लिया जाए। देखिए ना, वो ये जो साइंस है ना, ये बड़ी बेरहम है। तो साइंस के अंदर से तो काम ही नहीं कर रहे। ये तो जो काम कर रहे हैं ये खैर मंतकी है, मतलब इसका तो नहीं होता। आप अगर आप समझते हैं कि दवा ने नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचाया, पहले पिछले नुकसान का क्वांटिफाई करें ना। जो दवाएं आपको उठानी चाहिए, जो दवाएं आपकी क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, जो दवाएं लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, उस पर तो आप खामोश हैं। आपको पता होना चाहिए कि जी पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है रेफरेंस कंट्री के मुकाबले में, जहां पर बगैर बायो इक्विवेलेंस के ड्रग अप्रूव कर दी जाती है। आपको पता होना चाहिए ओवर द काउंटर ड्रग में हम ये जो थियोफाइलिन है, हम इसको अप्रूव करके बैठे हुए हैं, अमाइनोफाइलिन को अप्रूव करके बैठे हुए हैं ओवर द काउंटर में। आपके कफ सिरप में, खांसी की शरबत में अमाइनोफाइलिन मौजूद है। पूरी मौजूद दुनिया में रेफरेंस कंट्री में कहीं पे भी अमाइनोफाइलिन कफ सिरप में नहीं है। तो ये नुकसान के मामला हैं जो आप नुकसान आइडेंटिफाई करें ना, किसी का नुकसान किडनी का है, किसी का हार्ट का है, हार्ट का ज्यादा है कि किडनी का ज्यादा है, तो आप बैलेंस तो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा रहनुमाई कीजिएगा कि इस मामले में अगर किसी दवा को फर्ज किया उसको सस्पेंड करना भी है आपने, तो इसके लिए ड्रैब का तरीकेकार या कवानीन है क्या, कि अचानक बस एक नोटिफिकेशन आया जिसने जितनी तैयार की है वो उसकी जाए और जो सारा कुछ ये ऐसे ही होता है, या इसका कोई एसओपी भी है? नहीं, एसओपी तो दुनिया भर में भी होता है और हमारे पास भी है। मौजूद बात ये है कि अगर उससे बंदे मर रहे हैं, आपको पता है कि लोग मर रहे हैं, तब तो आप इमीडिएट आज ही बंद कर दीजिए जी, स्टॉप कर दीजिए। अगर डैमेज है, इरिवर्सिबल है, मतलब किडनी डैमेज हो रही है, तो इमीडिएट स्टॉप कर दीजिए, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर डैमेज जो है वो आपको रिपोर्ट नहीं हुआ है और आपके पास कोई ऐसा साइंटिफिक सबूत नहीं है ये बात कहने का कि इससे डैमेज हो रहा होगा, तो फिर ये फैसला जो है वो ना साइंस के मंतक में आता है और ना कानून के मंतक में आता है। डॉक्टर साहब, इस दवा के ये जो दवाएं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, ये मेरा ख्याल है कि हम तो जब से होश संभाला है ये दवाइयां देख रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो रही है, डिक्लोफेनेक, पोटाशियम, सोडियम, और ये पेन किलर के तौर पे आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो इनका अभी तक कोई ड्रैप में कोई रिकॉर्ड है कि इनका कोई साइड इफेक्ट सामने आया हो या कोई इस तरह की कोई चीज? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए बहुत एहतियात से गुफ्तगू करनी होगी, साइंस का मामला है। डिक्लोफेनिक सोडियम पाकिस्तान में जितना इस्तेमाल हो रहा है मौजूद दुनिया में इतना इस्तेमाल नहीं होगा जितना इंजेक्शन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। मेरे एक आम अंदाजे के मुताबिक अगर अमेरिका में एक इंजेक्शन इस्तेमाल होता है तो डिक्लोफेनिक का इस्तेमाल पाकिस्तान में 100 इंजेक्शन का होता है पर इंडिविजुअल। अगर इतना ज्यादा फर्क है जी, इतना ज्यादा। आप केमिकल देखें ना कितना कंज्यूम हो रहा है, आपकी हर कंपनी डेली 10 लाख बना रही है टैबलेट इंजेक्शन बना रही है। यानी आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि यहाँ दर्द ही इतने हैं जिनकी दवा करनी पड़ती है? नहीं सर, वो दर्द के चक्कर में हम कितने गुर्दे ले रहे हैं वो अल्लाह के पास हिसाब हो रहा है, तो लाके जगह कितनों के गुर्दे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है ना कि वो बेरहमी से बंद कर देना किसी चंद दवाओं को, वो साइंस के असूलों से बालातर था। इस केस में डिक्लोफेनिक सोडियम पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और पूरी दुनिया में उसकी एक मैक्सिमम डोज है कि इतने मिलीग्राम पर डे आप ले सकते हैं। अगर वो उसके अंडर में इस्तेमाल हो रहा है तो ये खतरे की बात नहीं थी। खतरे की बात तो ये है कि आपके जो प्रैक्टिस है एब्यूज करने की, मिसयूज करने की, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। आप देखा जाए कि आपके पास 100 कंपनियां हैं, हर कंपनियां डेली 1 लाख बना रही हैं, तो जा रहा है। डॉक्टर शहरयार साहब कुछ और भी लिस्ट लेके बैठे हैं कि कुछ और भी अद्वियात बैन होने वाली है डॉक्टर साहब? वो देखिए कोई 28-29 दवाएं हैं, उनमें पहले नंबर पे ये है, उसके बाद फिर फमोटाडीन का सस्पेंशन है और आगे जो है वो ड्रैप ने एक ये इंडिया दिया है कि जी हम अगले स्टेप में जो है ना मजीद जो दवाएं हैं जो जिनकी ये स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान में है दुनिया में नहीं है,
वो हम बंद करेंगे। तो वो काफ़ी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन फिलहाल उन्होंने इन्हीं दवाओं के ऊपर बात की है। आपके ख्याल में क्या रीज़न हो सकती है? डॉक्टर साहब तो इसको बिल्कुल गैर फितरी कह रहे हैं देखें, और कह रहे हैं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात सही है। डॉक्टर साहब ने जो बात की वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि पहली बात तो है कि आपने, अगर आप कहते हैं कि जी आपने, उन्होंने बड़ी सादा मिसाल दी कि आपने दिन में 1 चम्मच खाना है, तो आप 1 चम्मच सिर्फ अगर इकट्ठा खा रहे हैं या फिर आप आधा आधा चम्मच खा रहे हैं, मतलब जो मैक्सिमम डोज है जो रिकमेंडेड है, अगर तो उससे ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आप उसको देखें कि जी उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, रादर देन कि आपने उठे, आपने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। आप डाटा कलेक्ट करें, आप उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स की एक पूरी कैटेगराइजेशन करें, आप देखें कि कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो फैटल हैं, जी। और हमेशा जो दवाएं हैं वो साइड इफ़ेक्ट और उनके जो फ़ायदे और नुकसान हैं उनका एक मुवाजना करने के बाद फिर बंद करने की अगली बात की जाती है। और बंद करने से पहले सोचा जाता है कि अगर ये दवा हम बंद कर देंगे तो इसका हेल्थ सेक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका इकॉनमी के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। लोगों को, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके उसका कोई हल निकालना चाहिए ना। अब आपने एकदम से कह दिया कि जी ट्रायल्स नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है, तो डाटा नहीं है अगर आपके पास इसको सपोर्ट करने के लिए, तो आपके पास डाटा इसके साइड इफ़ेक्ट्स का अच्छा, भी नहीं है। बाकी जो अद्वियात हैं उनके ट्रायल होते हैं और इस तरह डाटा है, और उनके ट्रायल, उनके अनीफ साहब, हवाले से स्टैंडर्ड्स ये क्या है थोड़ी हमारे? साइंटिफिक बात है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रायल होते हैं हर चीज़ के। आपने जहाँ पर 3 गोलियां देनी थी, 4 टैबलेट्स एक पेशेंट ने एक दिन में खानी थी, आपने क्या किया, आपने एक सिंगल डोज सोल्यूशन बना दिया कि आपने उसको जी, वन एक गो में टाइम में लेनी ले लें है, आप। एक टाइम में लेनी है। अब जब आपके पास जो ड्रग मेकर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक चीज़ लेके गया, उसने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें पूरी की, आपने उसको प्रूव कर दिया कि जी ठीक है। अब आउट ऑफ नो वे आप उठे और आपने कहा जी कि ये जो चीज़ है ये बंद कर दें। आपको चाहिए था कि आप उसकी असेसमेंट करते, आप पूरा साइंटिफिक डाटा इकट्ठा करते, आप उसकी लिस्ट बनाते जितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बाद आप एक कंसेंसस बिल्ड करते, रादर देन कि आपने कहा कि जी इसको बंद कर दें। तो ये, चले, ब्रेक का इशारा हो रहा है, यहाँ जी, पे एक ब्रेक ले लें। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद इस अहम इशू पर गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है बाज़ अद्वियात की तैयारी पर पाबंदी लगाने के इशू पर, और डॉक्टर उबैद अली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये बड़ा अननेचुरल सा फैसला किया इन्होंने और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इस तरह अचानक पाबंदी क्यों लगा दी गई, आपके ख्याल में इसके पीछे मुहर्रकात क्या हो सकते हैं? ड्रैप में बैठे हुए लोग, जाहिर है वो इतने सादा तो नहीं है कि उन्हें इन चीज़ों का पता ना हो। वो पता है, मेरे कलीग भी रहे हैं और इनके साथ बड़ी नज़रबंदी गुजरी है, और है भी। मामला जो है ना वो ये है कि हम हमेशा से एक कॉस्मेटिक इशू बनाते हैं। देखिए, गैप का ये अमल गलत नहीं होगा, तरीक़ाकार जो है इन्होंने अडॉप्ट किया वो सही नहीं है। आपके पास जो, जब घर में आग लगती है ना, तो हम ये नहीं देखते कि नल का कौन सा खराब है, हम पहले आग बुझाते हैं। आपकी दवाओं की क्वालिटी की जो बुनियादी मामला हैं वो ये कि आपकी दवाएं वाकई असर करती हैं कि नहीं करती, आपकी दवाएं नुकसान पहुंचा रही हैं कि नहीं पहुंचा रही, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मार्केट ऑथराइजेशन प्रोसेस है, उसमें ट्रक को सही रिव्यू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, क्या क्लिनिकल स्टडीज के जो डाटा आपको दस्तियाब हैं वो आप असेस करने के काबिल हैं या नहीं है, क्या दुनिया के साथ आप मैच करके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, इंटीग्रिटी आपकी परफॉर्मेंस की क्या है। ये सारी बातें हैं आपकी प्रायोरिटी की थी। किस चीज से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है उसको आइडेंटिफाई करें। नुकसान तो बहुत पहुंच रहा है पाकिस्तान में, तो आप पहले आइडेंटिफाई करें कि नुकसान ज्यादा किससे पहुंच रहा है, तमाम वहां लगाएं। हमने हमेशा से पिछले 20 सालों से देखें तो ड्रैप या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमेशा से कामयाब रही है, हमेशा से एक्सपोर्ट बढ़ती रही है। लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है आज आपके सामने के $6 बिलियन के आगे पूरी कौम सर झुका के बैठी है। डॉक्टर साहब, दुनिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो बजट है, जो बिजनेस है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर का है। एक एक प्रोडक्ट जो है 10 बिलियन क्रॉस कर जाती है। हमारी तमाम यूनिवर्सिटियां, तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी, तमाम कंपनियां, आखिर हम एक ड्रग भी ऐसी नहीं बना सके जो $10 बिलियन क्रॉस कर सके। हम तो 6 बिलियन के ऊपर हो रहा है। सब इसकी वजह जो है वो हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन है, पुअर साइंटिफिक अप्रोच है, कॉस्मेटिक इश्यूज को हवा बना देना है। ये कॉस्मेटिक इशू है इस वक्त, जो असल इश्यूज था उस पर लेके आते, और अगर ये एक्शन लेना भी था तो आप इसको ट्रांसपेरेंट करें, लोगों से बातचीत करें। डॉक्टर साहब, ये जो फैसला अब कर दिया गया है ड्रैप की तरफ से, इस फैसले का मेजर नुकसान क्या होगा और किसको होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। फैसले को भी चैलेंज करेंगे ये जाके एपलेट बोर्ड में। आपका एपलेट बोर्ड है, एपलेट बोर्ड में जैसे चैलेंज कर देंगे ये डिसीजन रुक जाएगा, एपलेट बोर्ड उसको अच्छा, सुनेगा। और क्या ये इस फैसले के नतीजे में, जैसा कि कहा गया है कि ये सारा स्टॉक भी उठा लिया जाए, आगे तैयारी भी बंद कर दी जाए, तो मार्केट में ये बिल्कुल अनअवेलेबल होगी फिर, या ये ब्लैक में मिलेगी कहीं फिर? हमारे यहाँ ये इस हवाले से क्या ट्रेंड है?
नहीं डॉक्टर साहब, अगर ये अनअवेलेबल हो जाती भी है तो डिक्लोफेनिक तो बहुत सारी अवेलेबल है ना, 25 मिलीग्राम भी अवेलेबल है, 50 भी अवेलेबल है। फिर डिक्लोफेनिक के अलावा बहुत सारी दर्द की और गोलियां अवेलेबल है। तो ये गोली तो ऐसी तो नहीं है जिससे नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ये जरूर है कि बात इंडस्ट्री का ये ब्रेड एंड बटर होगा, बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, चलती होगी, जिस पर वो इंडस्ट्री रन कर रही होगी, तो इंडस्ट्री वो उस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। डॉक्टर क्योंकि उनको आपने टाइम नहीं साहब दिया। आप क्या कहते हैं इस पे मुक्सन कि ये मिलती रहेगी ब्लैक में या वाकई देखिए, ये बंद हो जाएगी और इंडस्ट्री को इसका क्या नुकसान होगा? डॉक्टर उबैद साहब की बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि जी अगर 75 मिलीग्राम आपके पास नहीं है तो आपके पास छोटी स्ट्रेंथ की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। लेकिन एक जो हमारी कौम का अलमिया है कि हम, जैसा कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज साइंटिफिक पैटर्न के ऊपर नहीं चलती, तो सोचती भी नहीं है। तो लोगों ने भी कहना है कि मुझे तो इसी से आराम आता है तो मैं तो यही ढूंढूंगा, बेशक महंगी मिलेगी। तो उस मैं कहता हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसको कैश कराएंगे जितने सारे लोग दवाइयाँ ब्लैक करते हैं। और ये वाला फैक्टर बिल्कुल आएगा। डॉक्टर साहब की बात अपनी जगह सही है कि दवाइयाँ और हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली लॉजिक कितने लोग समझते हैं? अभी हमने बात की, और जिन्होंने ये बना रखी है जिनका कंपनियों का इंटरेस्ट है, वो तो होगा। एक अगली डिबेट है ना। लेकिन ये कि ये बिकेगी, ये जब तक आप इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने के चक्कर में होंगे, लोग इसको बेचेंगे। अवेलेबल नहीं है तो लोग कहेंगे अच्छा जी ब्लैक में बेचेंगे। लेकिन वो वाला फैक्टर इसलिए कम है सही, इसलिए कम है कि उसमें उसके मुतबादिल या उसकी जगह पेन किलर के तौर पर जो और जिन्हें हम एनाल्जेसिक बोलते हैं, वो वाली दवाएं और अवेलेबल हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, इस साल्ट का की एक्सप्लॉयटेशन होगी, ये एक फैक्ट है। डॉक्टर उबैद साहब, हम बड़े दुख के साथ आपको साबिक ओहदेदार कह रहे हैं ड्रैप का। आप जैसे मुहिब वतन लोग जिन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई पाकिस्तान के असल इश्यूज पर, वो साबिक क्यों हो गए? अगरचे आपने तो नहीं पूछा कि आपको क्यों निकाला गया, हम पूछ रहे हैं कि आपको क्यों निकाला गया। साहब ये भी एक लंबी कहानी है, जाती छोटा सा मामला होता है, क्योंकि पूरी मेरी 20 साल की या 22 साल की सर्विस है। मेरी मिसेज, हम दोनों पोजीशन होल्डर थे अपने वक्त के सर्विस कमीशन के थ्रू, और अपने हम दोनों आज गवर्नमेंट में नहीं है। तो निकाला सिर्फ इसी वजह से गया कि हमारे ख्वाब भी बड़े क्लियर है कि हमारी दवाएं पाकिस्तान से बाहर जाएं, हमारी आवाम भी वही दवाएं खाएं जो क्वालिटी की हों, प्राइसेस जो हैं वो रैशनलाइज हों, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हम भी चाहते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर ड्रग को प्रमोट ना किया जाए, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाए, रिश्वत सतानी खत्म हो, गवर्नेंस सही हो, कानून के मुताबिक हो, एक ही दोस्तों को नवाजा ना जाए और नवाजने के नतीजे में आवाम का इस्तेहसान ना किया जाए। डॉक्टर्स के ये जो ट्रिप लग रहे हैं इंटरनेशनल, उसको हम रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान में API की इंडस्ट्री लगना चाहिए। इन सब ख्वाबों के जवाब तो देने पड़ते हैं, और ये सब तो होना था, तो जो हो रहा है ठीक है। कोई मुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, सिर्फ इल्जाम यही है कि 108 दिन छुट्टी की, वो भी एक इल्जाम है गैर कानूनी, गैर इंसानी। कि मेरी 21 साल की सर्विस है, 900 दिन की छुट्टी बाकी है, उसी इल्जाम पे पहले भी निकाला, फिर प्राइम मिनिस्टर ने बहाल कर दिया, फिर उसी इल्जाम पे दोबारा निकाला, ना मुझे सुना, ना सुनने का मौका दिया, ना जिसने इल्जाम लगाया उसको मुझे क्रॉस करने का मौका दिया, ना इल्जाम की कॉपी दी। बस पहले नहीं, क्या कहूँ, गरीब आदमी हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब, ये जो दवा साजी की पूरी सनत है और इससे वाबस्ता जो महकमे हैं, जो इदारे हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला क्या है? ये जो इंडस्ट्री होती है ना सर, जहाँ पर इकोनॉमिकल जो आ जाता है इंटरेस्ट, उसके पीछे सब कुछ चला जाता है, पीछे चला जाता है। आप जानते होंगे दुनिया में एड्स कंटामिनेटेड ड्रग एक मुल्क से रिकॉल करके दूसरे मुल्क में भेज दी गई, क्योंकि भाई दूसरे मुल्क वालों को पता नहीं था, हम क्यों उसको जाया कर दें। तो बेरहमी जो है ना पूरी दुनिया में है, तो दवाओं में भी बेरहमी आ गई है। लोग पहले जो मोरल ऑब्लिगेशन होती थी, अब दवाएं बेची जाती हैं, डॉक्टर जो है दवा बेचते हैं। पहले प्रिस्क्राइब की जाती थी, दवाएं डिस्पेंस की जाती थी, गलती खत्म हो गया कि दवाएं तजवीज की जाती हैं। वो कहते हैं आओ दवा बेच कर दिखाएं, फिर दवाएं जो है वो डिस्पेंस की जाती हैं और दवा बेच के दिखाएं। ये तो आपके स्लोगन्स है ना। तो पूरा मुल्क जो है वो अफरा तफरी में है, लोगों को बाहर ले जाइए। आप देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, पूरे मुल्क का तमाशा है कि वो दवा इतनी ज्यादा बिक गई तो आप नाच रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप बीमारी को एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आप तो ये एंजॉय करें कि हमारी दवा ने इतना फायदा पहुंचा दिया, आप एंजॉय कर रहे हैं कि हमने इतने अरब का दवा बेच दिया। आप डॉक्टर साहब एक अरसा ड्रैप से वाबस्ता रहे, कि ड्रैप का ये कल्चर क्यों बन गया है? मसलन आज ये इशू है जिस पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये बाज़ अद्वियात की तैयारी पर पाबंदी लगाई है, आप इस पे अपनी राय दे रहे हैं, डॉक्टर शरियात बता रहे हैं, दीगर एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, खुद ड्रैप क्यों नहीं इस मामले पे आके बताती है हमें? हम तो बार बार रब्ता करते हैं, ये ऐसा कल्चर क्यों है ड्रैप के अंदर कि अगर कोई फैसला आप करते हैं तो फिर उसको डिफेंड क्यों नहीं करते? सर ईमानदारी जो है ना वो शफाफियत से बात करती है, साइंस शफाफियत से बात करेगी। जिनमें बेईमानी का अंसर होगा कैसे बात करेंगे? ड्रैप एक गवर्नमेंट के उन अफसरान का इदारा है जिनकी जड़ें कोई नहीं है,
जिनकी जड़ें नहीं होती, आप जिसका ग्रेड 15 है उसको आप 17 कर दीजिए, 17 वाले को 19 कर दीजिए, 17 वाले को 21 कर दीजिए, 18 वाले को 20 कर दीजिए, तो होगा क्या? फिर उससे जो मर्जी काम करवाइए, क्योंकि वो तो कमजोर आदमी को आपने बड़ी सीट पर बैठा दिया, फिर आपने अपने मफादात के काम करवाए। अब जिन लोगों का वास्ता है हमसे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन लोगों का हमसे वास्ता है वो बड़े ब्यूरोक्रेसी है। तो इंडस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक से थोड़ी कुछ लेना देना, जिन्होंने पब्लिक से लेना देना है वो ड्रैप के वो अफसरान थे, उन अफसरान का भी ताल्लुक जो है वो अपनी सीट से, तो अपनी सीट संभालते हैं कि सीट जो है वो दरखेज भी है, वहाँ से इज्जत भी मिलती है, वहाँ से दौलत भी मिलती है, वहाँ से शोहरत भी मिलती है, तो वो सीट की कुर्बानी फिर कौन थे? कौन बोले सर कि ये गलत हो रहा है? अभी आप इस हवाले से कोई कानूनी चाराजोई में है, आप किसी अदालत में किसी फोरम पे है, या सबर शुक्र कर लिया आपने? नहीं सर, गुजर नहीं, मेरे कानूनी है, मैं लड़ूंगा जंग। एपलेट अथॉरिटी मेरी होती है प्राइम मिनिस्टर, हमें निकालने का जो इख्तियार है वो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट की जो एपलेट अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो शहबाज शरीफ साहब के पास मेरा केस गया हुआ है, आईनी वायलेशन करके मुझे निकाला गया है, ना मुझे सुना गया है, ना जिसने कंप्लेन की है उसका बताया गया है, एक ही इल्जाम पे 2 बार निकाल दिया गया है, और बहुत सारी वायलेशन है इसके अंदर। और इल्जाम 108 दिन की छुट्टी पर किसको निकाला जाता है सर? वजह उसके पीछे जो थी ना, वो दवाओं की कीमत थी, वजह उसके पीछे जो है वो पाकिस्तान की भरपूर जो इदारे थे उनका आपस में कोऑर्डिनेशन था, और कोऑर्डिनेशन से दवाओं की कीमतें बढ़ाने की वो था, दवाओं की क्वालिटी थी, पाकिस्तान में API की इंडस्ट्री को दबाना था ताकि एक्टिव इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट रहे, वहीं पे रहे, यहाँ पे ना आ सके। ये सारी वजूहत थी, डॉक्टरों को पैसे खिलाने थे ताकि उस पैसे से जो है वो दवा का बिजनेस जो है बढ़ सके। तो ठीक है, मैं इसका शिकार हूँ, क्वालिटी को कम्प्रोमाइज करना था। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, और आपको इंसाफ मिलने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तानी कौम को इंसाफ मिलेगा, और पाकिस्तानी कौम ऐसे इदारों में ऐसी शख्सियात को देखेगी जो दयानतदारी से अपना काम करते हैं, चाहे उसके रास्ते में कोई भी रुकावट बने वो उससे घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। हम इस अच्छी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, और यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी है मेरे साथ। ये अवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। हुकूमत पंजाब ने खाद की कीमत में कमी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस ऐलान के बावजूद खाद किसानों को इस रेट पर दस्तियाब नहीं और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इस इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मेंबर पंजाब असम्बली, डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप तो आज बहावलपुर के जलसे में जा रहे हैं मेरा ख्याल है? जी जी बिल्कुल जी। तो जलसे में आप लोगों को क्या बताएंगे कि पेट्रोल महंगा कर दिया है, और उसके बाद फिर भी लोग आपकी बात सुनेंगे, महंगाई बढ़ गई है, ये खाद की कीमत में कमी की आपने खुशखबरी सुनाई थी लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, तो लोग तो आपसे पूछेंगे आज जलसे में। जी बिल्कुल आपने सही कहा है, पेट्रोल की कीमतों का तो बहुत अंदाजा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ाने का जो मुआहदा है ये IMF के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करके गई, और फिर इन्होंने जाते हुए ये जो है किस्म की भरती सुरंगें बिछा के गई कि ये जो है ये आने वाली हुकूमत जो है ये इसको फेस करेगी। लेकिन जो है अगर इसे हकीकत देखा जाए तो कोई भी हुकूमत जो है वो जो है अपनी कीमतें खरीद से जो है वो कम पे कोई चीज़ नहीं बेच सकती। तो उसमें इंटरनेशनली सारी प्राइसेस बढ़ी थी, और लोगों को इतना बड़ा अदराक है कि ये जो प्राइसेस हैं ये बड़ी देर से जो है रुकी हुई थी, और उससे हुकूमत को जो है वो खासा जो है नुकसान हो रहा था। तो इसमें तो वो मजबूरी थी कि उसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि आप जो है वो वादे वही जो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करके गए IMF के साथ, उनको हुकूमत पाकिस्तान की करेंसी और करेंसी के साथ आपने जारी रखना होता है। खाद की जो है सूरत हाल आपने जो है उसमें मैंने भी आके देखा है। आज ही मैं जब अपने इधर आया हूँ बहावलपुर में, वारूदाबाद, बहावलनगर में, तो खाद वाकई जो है अभी जो है वो कंट्रोल रेट पे नहीं मिल रही है, और उसकी जो है वो जखीरा दोजी हुई है। मैंने आज ही एक यहाँ पर भी मीटिंग बुलाई थी कमिश्नर साहब को कि भाई ये देखें कि जो स्टॉकिस्ट हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो जो है खाद जो है वो हमारा जो गवर्नमेंट का रेट है 1790 रुपये, जो कि यूरिया का अनाउंस किया है, लेकिन
उससे कहीं ज्यादा पर ये लोग जो है ये तो तय कम कर से रहे कम हैं। 2700-2800 रुपए में मिल रही है। जी 2700 रुपए, 2700 रुपए में ये इस वक्त फरोख्त हो रही है, और जो है वो ब्लैक कर रहे हैं। इस पर जो है आज ही टीमें तश्कील दी गई हैं, और इसको जो है वो स्टॉक जो है वो उसको बरामद किया जाएगा, और फिर हम अपने सेल पॉइंट लगाएंगे इंशाल्लाह। इसमें बड़ी सख्ती से जो है वो हम जो है अमल दरामद करवाएंगे, हमें इसका एहसास है। हुकूमत जो है अभी ट्रांजिशनल फेज में है, आपको पता है पंजाब में अभी तक कैबिनेट की तश्कील नहीं की जा सकी, और ये जो है पीटीआई की जो हद गर्मी है कि मैं ना छोड़ूं, कि उनके प्रेसिडेंट, गवर्नर और मैं स्पीकर वो हर तरह की जो है रकावटें हुकूमत की तश्कील में खड़ी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक आपका जो है कोई भी डिसीजन जो है वो कैबिनेट अप्रूवल के बाद हुकूमती डिसीजन नहीं बनता। तो वजीर आला जो है वो तब तक जो है वो हुकूमत जो है जब तक तश्कील नहीं होती उस वक्त तक बहुत सारी मुश्किलात हैं, गंदम की खरीद में मुश्किलात हैं, और जो है डॉक्टर साहब पंजाब में ब्यूरोक्रेसी उसी तरह एक्टिव हो गई है जिस तरह माजी में नून लीग की हुकूमत में एक्टिव होती थी? लगता तो नहीं, क्योंकि ये खाद के कैबिनेट मामले नहीं पे भी लग बनी। रहा है कि उस तरह एक्टिव नहीं हुई अब तक। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अभी मैंने तो पहले ही वर्ड यूज किया है कि हम ट्रांजिशनल फेज में हैं, स्पेशली पंजाब में। और पंजाब की जो है वो जैसे ही इंशाल्लाह गवर्नर साहब की अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंट होते हैं ये और मुआरफ उठाते हैं, तो हमारे लिए जो है बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। हुकूमत जो है वो अपने फैसले जो है वो कर सकेगी, और वो जो है उनकी लीगल जो है ऑथेंटिकेशन भी तभी आएगी। तो इसलिए बहुत सारे मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह दुआ करें कि ये जो है नाकाम करने के बाद, और नाकाम नीति इमरान खान की जो अभी आपने देखी है, और उसके बाद चीजें जो है वो इंशाल्लाह, और जैसे रात वज़ीर आज़म साहब ने इंटरव्यू में भी कहा है कि हम अपना जो है वो पूरा टेन्योर पूरा करेंगे, और ये बजट इंशाल्लाह देंगे, अगला भी हम देंगे, और फिर जो है इलेक्शन में जाएंगे डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब लाहौर में आज काफ़ी गर्मी है, बहावलपुर में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, आप वहाँ पे हैं, तो इतने टेम्परेचर में इतनी गर्मी में आपने जलसा रख लिया है बहावलपुर में, हमजा साहब भी वहाँ पे हैं, तो क्या गैदरिंग कर पाएंगे उतनी ये गैदरिंग? देखिए, हमें तकदीर के नाज के हवाले से ये जलसा प्लान था, और लोगों की बड़ी ख्वाहिश पर ये रखा गया, वहाँ पर मुकामी क्या ख्वाहिश पर, और हम भी पूरे जोश जो खरोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप हारूनाबाद से अंदाजा लगाएं कि हमारी तो ख्वाहिश थी ये जलसा हारूनाबाद में होता, क्योंकि वहाँ पर जिला बहावल अगर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन बहावलपुर में ये डिवीजन में रखा गया, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तादाद आज जो है जैसे हमारी सिर्फ हारूनाबाद से जो रैली है वो भी काफी बड़ी है, काफी बच्चे और लोग जो कोच से जो वर्कर्स हैं और आवाम इसमें शिरकत कर रहे हैं, ताकि जो है वो एहसास दिलाएं, वहाँ पर अपने मुतालबात भी रखें कि जो है वो आपके खाद के हवाले से, और जो है पानी की जो मसाइल है, लोड शेडिंग के मसाइल है, एक्चुअली बहुत गंभीर मसाइल में उलझा कर जो है पीटीआई की हुकूमत गई है, और इसमें से सारे मसाइल में से निकालना भी जो है वो एक जो शेरवाने के मुतरादिफ है। डॉक्टर साहब दुआ करें। गुज़श्ता 3-4 साल आप अपोजिशन में रहे, बल्कि पूरा ज़िला बहावलनगर अपोजिशन में रहा, और मैं भी इस बात का मुशाहिदा करता रहा हूँ, आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना जो काबिल ज़िक्र जिसको कहा जा सके। एक हारूनाबाद वाली सड़क की तामीर शुरू हुई है, वो भी अब पता नहीं कहाँ तक पहुँची है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो अभी 1 साल तकरीबन आपके पास है, आपकी हुकूमत के पास, तो इसमें आपने एजेंडे पे प्रायोरिटी पे क्या चीज़ें रखी हैं कि आप अपने हलके में और ये बहावलनगर में कौन से ऐसे काम एजेंडे पे रखते हैं जिनकी तकमील ज़रूरी समझते हैं आप? नंबर 1 प्रायोरिटी जो है मेरी, जो है हमारे हल्के में वो पानी, साफ पानी पीने का, और जो है ज़रूरी जो है हमारे पानी का जो है उसकी जो है हम चाहते हैं कि उसके हवाले से जितनी भी वाटर सप्लाई जो स्कीम्स हैं उनको गोएकार लाएं। फिर हमारी सड़कें जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो रोड्स है वो सारी
जो है वो दोबारा तामीर हो। ये जो बिल्कुल सड़क अरुणाबाद फोर्टाबास रोड पिछली हुकूमत ने शुरू कराई थी, आप बंद तो नहीं कराएंगे उसकी तामीर को? नहीं जी, सवाल ही पैदा हमारी तो कल्चर ये हमारे यहाँ बड़ी यही है ना कि कोशिश जो पहले हमने काम चल रहा होता है हमने उसको आने वाले बंद करा नहीं देते जी हैं। नहीं, हमने तो बड़ी कोशिशों से, ये हमारी तो पूरी कंट्रीब्यूशन है चौथी के फ्लोर पर, और इसकी इंशाल्लाह जो है बल्कि स्पीड भी हम कराएंगे, और भी सड़कों का जो जाल है उसको भी हम जो है वो पूरा जो है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो है हमारा जो है सनती जोन के हवाले से हमारे प्रोग्राम है, और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के हवाले से हमारे प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह इन सबको प्रोकार लाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सी पैक के साथ बहावलनगर को लिंक करने का भी एक ये मंसूबा तो हमारा था। देखिए जी, हमने पूरा एक नक्शा बना के और उसको जो है वो हमने दिया है कि शॉर्टेस्ट पाथ से जो कि हम बनाएं, वो इंशाल्लाह वो भी जो है उसमें भी काम हो रहा है, और उसमें कोशिश करेंगे कि मोटरवे से हमारा लिंक जो है वो बन जाए, और उसके लिए 2-3 हमने जो है वो पॉइंट्स सजेस्ट किए हुकूमत को कि वहां से हमें जो है वो बनाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को सारे आज के प्रोग्राम को हम कंक्लूड कर लें। एक तो स्टार्ट में जो बात हमने की थी अद्वियात पर सेल्स टैक्स के हवाले से, सॉरी इंपोर्ट पर, खाम माल की इंपोर्ट पर, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि अगर इस फैसले को जितना जल्दी कर लिया जाए बेहतर होगा? अभी जैसे एक सुनी थी कि सोलर पैनल जो है उनकी इंपोर्ट के ऊपर आपने जो टैक्स है वो ख़त्म कर वो दिया वेव है। आउट कर दिया। अगर आपने वो वेव ऑफ कर दिया है तो ये तो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जब अद्वियात की कीमतें बढ़ेंगी तो पॉलिटिकली जो नुकसान होगा ही होगा, उसको तो हम खैर एक साइड पे रखते हैं। जो लोगों का, जो गरीबों की एक पहले ही दवाएं जो है वो कमर टूट गई है महंगाई से, तो उसका एक बहुत बुरा वाला इम्पैक्ट आना चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए बैठ के इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को मिलके, सो दैट कोई ना कोई नया अमल इसका बनाया जा सके। डॉक्टर शहरियार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।